कहते हैं ये जो एपिगैस्ट्रिक पेन है, यानी कि मैदे में लोगों को दर्द होता है, लग रहा है कि पता नहीं अंदर कुछ एसिड जमा हो जो गया। नमकीन चाय है, नमकीन चाय को ये है कि उसमें एक तो नमक होता है, ठीक है ना, सॉल्ट, बहुत ही ऑयली स्पाइसी चीजें खाते हैं, इनका ज्यादा हो सकता है, या एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो सकता है। फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 लोग बहुत ही परेशान साहब काफी अच्छा क्वेश्चन है ये फैटी लिवर के बारे में। इसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं हम बाय आर मेजर। सर और एक चीज कॉमन हो गई है अब, वो है लिवर एंजाइम। लोगों को लिवर एंजाइम बहुत ही रेस हो रहे हैं। कुछ लोगों को होता क्या है, जब आप एलएफटी करते हो उसमें कई सारी चीजें लिखी होती है, एब्रीविएशंस लिखी होती है। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की तो वैक्सीन भी नहीं है। जी जी। तो इनमें से कौन सा जो है वो बॉडी से कभी क्लियर नहीं हो पाता। और हेपेटाइटिस सर कॉमन हो गई है गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई, बहुत कॉमन हो गया गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई। गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, जिसके पास गॉल ब्लैडर है ही नहीं, वो उसको मतलब उसकी हेल्थ को क्या हो जाता है, क्या फिर ये कोई इफेक्ट करता है? ये बहुत जरूरी नहीं है। एक हेल्दी डाइजेशन इट कैन हैपन विदाउट गॉल ब्लैडर। एक तो लोगों को कंफ्यूजन है ये अल्सरेशन होता क्या है, और दूसरा जिन लोगों के अल्सरेशन होता है उनमें क्या चीज होती है जब भी वो स्ट्रेस ऑन द बॉडी, ठीक है ना, जिसकी वजह से अल्सरेशन हो सकता है। और ब्लैक आईबीएस का मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए ये बता दूं, डॉक्टर साहब के पास जाओ, पहले ऑर्गेनिक चीजों को रूल आउट करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर फिर आईबीएस डायग्नोस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, यानी आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने इससे पहले काम किया है एज कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी एट फोर्टिस मेमोरियल इंस्टीट्यूट गुड़गांव दिल्ली। आज वो काम कर रहे हैं एज कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी एट नूरा हॉस्पिटल। डॉक्टर रियाज अहमद पर्रा साहब, सर थैंक यू फॉर कमिंग। Assalamu alaikum and thanks Mr. Anis for inviting me on your show. I follow you on your YouTube and Instagram also. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमें देने के लिए, और जो हमारी ऑडियंस है इनको भी हेल्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं ये जो एपिगैस्ट्रिक पेन है, यानी कि मैदे में लोगों को दर्द होता है, लग रहा है कि पता नहीं अंदर कुछ एसिड जमा हो गया है, ये क्यों इतना कॉमन हो गया है? क्या इसके कोई जनरल इश्यूज हैं या फिर मेडिकली कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये ज्यादा कॉमन हो गया है? कॉमन पॉपुलेशन के लिए मैं बता दूं, देयर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि ये एपिगैस्ट्रिक पेन जो बहुत देर से चल रहा होगा पेशेंट जो ओपीडी में आएगा, तो मेनली स्टोमक के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, या हमारी जो इसोफेगस है उसके लोअर एंड फूड पाइप पे, हाँ उस पे होगा। तो स्पेसिफिकली उसका रीज़न एक बैक्टीरिया है एच पाइलोरी के नाम से, वो होता है। देयर आर अदर फैक्टर्स जैसे पेन किलर्स, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हम जॉइंट पेन्स या किसी और पेन के लिए हम यूज करते हैं, और कई सारी मेडिकेशंस ऐसी होती है जिनसे ये होता है, ठीक है ना। हमारे फूड हैबिट्स मैं बता दूं स्पेसिफिकली, तो कई सारी चीजें हैं जो हमारी प्रोसेस्ड फूड्स, या जो नमकीन चाय है, नमकीन चाय को यह है कि उसमें एक तो नमक होता है, ठीक है ना, सॉल्ट इन इटसेल्फ इज काजेस द स्टमक प्रॉब्लम्स। और दूसरा उसमें जो अल्कलाइन मीडिया हम बनाते हैं सोडा बाइकार्ब से, ठीक है ना, तो वो अल्कलिनिटी जो होती है वो भी हमारे म्यूकोजा को डैमेज कर सकती है। वो जो सोडा टाइप हम बनाते हैं, हाँ बिल्कुल, जिसमें उसके बाद जो मिल्क डाला जाता है, बिल्कुल सेम। सो वो प्रॉब्लम जो वो जो ये है, उसमें स्टडीज हुई है हमारी स्किन से, जिसमें देखा गया है कि वो सॉल्टी जो है इट्स एट्रीब्यूटेड, इट्स वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हमारे जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं उसमें देखा गया है, ठीक है ना। वो एक फैक्टर मैं समझता हूँ। और भी कई सारे फैक्टर्स है, ठीक है, जैसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स होते हैं, स्मोकिंग इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है ना। सर क्या ऑयली जो फूड लेते हैं ना लोग, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, आप कश्मीर में देखते हैं बहुत ही ऑयली स्पाइसी चीजें खाते हैं, इनका क्या असर रहता है? या फिर जो लोग कहीं पोल्यूशन में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इनसे ये एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है?
आई वॉन्ट से टिपिकली नो, बट इसमें एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि स्पाइसेस को हमने ज्यादा ही डेमोनाइज किया हुआ है, ठीक है ना। सारे स्पाइसेस बुरे नहीं है, देयर आर मेनी स्पाइसेस दैट आर वेरी हेल्पफुल फॉर द बॉडी, ठीक है ना। जैसे जिंजर होता है, गार्लिक होता है, जैसे हमारे फेनल सीड्स होते हैं, दे हैव बीन शोन इन स्टडीज है हमारे पास कि स्पाइसेस काफी अच्छे भी होते हैं फॉर स्टोमक, ठीक है ना। उसमें जो कैप्साइसिन एक कंपाउंड होता है, हमारे चिलीज में होता है वो, ठीक है ना। वो बहुत क्वांटिटीज में लिया जाए तो इरिटेट करता है म्यूकोजा को, अदरवाइज मॉडरेट या माइल्ड क्वांटिटी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रही स्पाइसेस की बात, नाउ कमिंग टू पोल्यूटेंट्स तो कई सारे ऐसे हैं जो डिलीटेरियस होते हैं फॉर आवर बॉडी, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, या नाइट्रेट कंटेनिंग सब्सटेंस जो नाइट्रेट्स होते हैं वो भी हमारे स्टोमक को काफी डैमेज कर सकते हैं। और व्हाट अबाउट ऑयल, जो ऑयली फूड स्पेसिफिकली स्टोमक के लिए तो ये नहीं है, ठीक है ना। ऑयली फूड में एक चीज प्रॉब्लम है, ऑयली फूड लेने से ये होगा कि पेशेंट फैटी हो जाएगा, फैटी पीपल हैव प्रोपेंसिटी कि उनका रिफ्लक्स डिजीज ज्यादा हो सकता है, या एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो सकता है, वो चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो सर प्रिकॉशन क्या रहेंगे इस मामले में, अगर आप बोल रहे हो कि ऑयली भी, स्पाइसी, सारी चीजें कुछ है कुछ नहीं है, अब जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन कंटिन्यू हो रहा है, वो मेडिकेशन भी ले रहा है, फूड भी खा रहा है, वो क्या प्रिकॉशन करेगा कि वो जो एपिगैस्ट्रिक पेन है उससे वो दूर। रही बात प्रिकॉशंस की मेनली प्रिकॉशन ये रहेगा कि आप कोई प्रोसेस्ड फूड्स या नाइट्रेट कंटेनिंग फूड्स, स्मोकिंग और पेन किलर्स को अवॉइड करें, ठीक है ना। मेरी तरफ से तो यही रहेगा। सर दूसरी चीज अब बहुत ही कॉमन हो गई है लोगों में, जो भी अल्ट्रासाउंड करता है, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लोग बहुत ही परेशान हो गए। कुछ लोगों की ओबेसिटी की वजह से, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका वेट भी कम है फिर भी उनको फैटी लिवर है। क्या रीजन है इसके, और क्या हम। हाँ अनीस साहब, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये फैटी लिवर के बारे में, बिकॉज ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल हमारी ओपीडी प्रैक्टिस में। फैटी लिवर असल में होता क्या है कि लिवर में एक खास क्वांटिटी से ज्यादा फैट जमा हो जाना, ठीक है ना। जो 5% जो नॉर्मल क्वांटिटी फैट की होती है उससे ज्यादा फैट लिवर में जमा हो जाए तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर एक डिजीज स्पेक्ट्रम है बेसिकली। फैटी लिवर शुरू फैट जमा होने से होता है, ठीक है। ये आगे बढ़ के फिर लिवर में एक इन्फ्लेमेशन करेगा जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और जिससे आगे जाए तो फिर सिरोसिस यानी कि लिवर में फाइब्रोसिस भी कर सकता है जो रिवर्सिबल नहीं है। और आगे जाके देखा गया है कि लिवर में कैंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, कम परसेंटेज में वो भी देखा गया है। सो एक जो पहले लिवर की प्रॉब्लम्स हमारे पास होती थी, सिरोसिस के रीजन जो होते थे, फाइब्रोसिस के रीजन जो सबसे कॉमन था पहले वायरल था, अब ये वो कम होके दिस फैटी लिवर, दिस NAFLD हैज बिकम वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स जिससे सिरोसिस हो जाता है, ठीक है ना। सो इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बिल्कुल रोक सकते हैं एक खास स्टेज तक, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस स्टेज तक, जहां पे लिवर में इन्फ्लेमेशन आया है वहां तक से इसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं हम बाय आर मेजर्स, एक्सरसाइज करके, कुछ मेडिकेशन जो डॉक्टर साहब लिखते हैं, ऑल द कोई खास मेडिकेशन इसके लिए अभी तक स्पेसिफिक है नहीं, कई सारी मेडिकेशन हम यूज करते हैं और जिनमें एविडेंस भी है कि वो काफी बेनिफिशियल भी है, और जो हमने देखा हुआ है कि रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। और ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्वांटिटी ऑफ फैट पे होता है, असल में कितना है लिवर में ये फैट उस हिसाब से होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि पेशेंट को एक्सरसाइज और डाइटरी प्रोटोकॉल को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, न कि मेडिकेशन, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है कि पेशेंट समझे कि मेनली उसको अपने से ही, खुद से ही फैटी लिवर ठीक करना है, ठीक है ना। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में खास डाइटरी मॉडिफिकेशन ये रहेगा कि हमारा फैट जो डाइट में होगा वो थोड़ा कम होगा, डाइट चार्ट बनेगा जिसमें प्रोटीन कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट तो नॉर्मल ही रहेगा उसका, बट फैट कम हो जाएगा। एंड देयर विल बी टिपिकल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। आजकल वन ऑफ द कॉमनेस्ट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जो हम देते हैं पेशेंट्स को, दैट इज 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक, ठीक है। 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक फॉर 5 days इन अ वीक, ठीक है। अगर ये डेली करेगा कोई ब्रिस्क वॉक, इतना तेज चलना कि सांस फूले, वो आराम से बात ना कर पाए, उसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। वो 30 मिनट तक कर लो
एंड Fat फैट will reduce it. सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है। इंस्टेड इट हैज बीन फाउंड अबाउट 10 to 20% फैट कम हो जाता है इन द लिवर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 to 6 months। सर आपने एक बात बोली है कि नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक, मैंने भी इस पे स्टडी की है, वीडियो भी बनाया है इस पे हमने। जी, जी। तो जो अल्कोहलिक है वो मैंने पढ़ा है कि बहुत ही इंजूरियस है टू हेल्थ। तो ये अल्कोहलिक फैट ज्यादा डेंजरस है या फिर नॉन अल्कोहलिक फैट ज्यादा डेंजरस है? ये फैटी लिवर जो है, ठीक है ना, फैटी लिवर पहले होता था अल्कोहलिक्स में देखा जो गया कि था, अल्कोहल ठीक है ना? शराब पीते थे। मतलब जब से ये सिडेंटरी हैबिट्स आए, फैट ओबेसिटी ज्यादा हो गई, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो आया, इट हैज ये अब ओवरटेक कर रहा है हमारे अल्कोहलिक फैटी लिवर को, बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ये मेटाबॉलिक स्पेक्ट्रम में आता है। जिस स्पेक्ट्रम में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी आती है, उसी स्पेक्ट्रम में इट इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम असल में, ठीक है ना, इसलिए इट इज एसोसिएटेड विद ऑल दीज सारी डिसऑर्डर्स के साथ है। सर तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों का वेट ज्यादा है, कुछ लोगों का वेट कम है, क्या वेट के डिपेंड पे नहीं होता है? कुछ लोगों को ओबेसिटी होती है, कुछ लोगों का कम वेट होता है, लेकिन फिर भी फैटी लिवर होता है। यस, तो काफी अच्छा सवाल है। देखो, फैटी लिवर को हम ओवरवेट के साथ, ठीक है ना, वेट के साथ बिल्कुल जोड़ना भी सही नहीं है, बिल्कुल अलग भी करना सही नहीं है, ठीक है ना। सो फैटी लिवर के लिए कई सारी चीजें असल में कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, इसमें जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, डाइटरी पैटर्न का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स वेट का रोल है, ठीक है ना, वेट का रोल है, जिसका फैट ज्यादा होगा तो लिवर में भी फैट ज्यादा होगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली द जेनेटिक्स एंड जो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैटर्न जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि फैटी लिवर किसको होगा किसको नहीं होगा। बट यस, फैटी ज्यादा ओवरवेट में हो जाता है, ठीक है, और डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड। और वो लोग जिनका वेट कम है फिर भी फैटी लिवर है, उनके लिए आप क्या कहते हैं? उनके कई सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है, ठीक है, हार्मोनल फैक्टर्स है जिनको हो जाता है। जैसे आपने देखो प्रेगनेंसी में फैटी लिवर हो जाता है बिकॉज हार्मोन्स उसके कई सारे रेस्पॉन्सिबल है। तो इट्स नॉट ओनली फैट एंड ये वाला पोर्शन ओवरवेट होना, मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर जो फैटी लिवर के साथ वाबस्ता है। सो जनरल लोगों के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है? आपने तो बोला बैलेंस डाइट, आपने बोला एक्सरसाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। जनरल लोगों के लिए दो चीजें मैं बोलूंगा, एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक फॉर 5 days इन अ वीक, और डाइट फैट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब फैट रेस्ट्रिक्टेड किसको बोलोगे आप? जो हमारे कार्ब्स होते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट जो यूटिलाइज ग्लूकोज नहीं होता वो असल में फिर फैट बन जाता है, ठीक है ना। सो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक वो उतना ही होना चाहिए जिस तरह की हमारी एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। अगर उसमें अलग से डाइट चार्ट्स होते हैं कि माइल्ड एक्टिविटी, मॉडरेट एंड सीवियर कौन कितना लेगा, ठीक है ना, जैसे जो लेबर वर्क क्लास होगा उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट, जो सिडेंटरी क्लास होगा उनकी कम होती है, तो दे हैव टू कीप इट लाइक दैट कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरी इंटेक करें कि ज्यादा जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है उसको फैट बन जाएगा, ठीक है ना। सिंपल लोगों के लिए ये है कि वो अपनी कैलोरीज को वैसे करें और फैट को रेस्ट्रिक्ट करें। फैट को रेस्ट्रिक्ट करना ये नहीं होता कि हमारे में तेल बंद कर दो या घी बंद कर दो, तेल बंद कर दो, ठीक है। तेल के लिए बहुत ही ज्यादा ही हमने तेल को भी लिया है, ठीक है ना। तेल में से आई विल कीप इट लाइक हेल्दी ऑयल्स लो आप, ठीक है ना, आप ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सारे ऑयल्स लो आराम से, ठीक है ना, नॉट इन नॉर्मल क्वांटिटी जो हम लेते हैं, ठीक है ना। एंड घी, देसी घी इज वेरी गुड, इट हैज बीन शोन कि देसी घी इज बहुत ज्यादा डिलीटेरियस है नहीं, बट ऑफ कोर्स क्वांटिटी हैज टू बी नॉर्मल, मेंटेन जो हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल ना ले, ठीक है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, वो ले। सर और एक चीज कॉमन हो गई है अब, वो है लिवर एंजाइम। लोगों को लिवर एंजाइम बहुत ही रेज हो रहे हैं, कुछ लोगों को रिकरेंट रेज हो रहे हैं, क्या रीजन है इसके, और फिर प्रिकॉशनरी क्या रहेंगे इसके मेजर्स? फॉर कॉमन ऑडियंस आई विल टेल, लिवर एंजाइम्स होता क्या है, जब आप एलएफटी करते हो उसमें कई सारी चीजें लिखी होती है, एब्रिविएशंस लिखी होती है, एएलटी जिसको एसजीपीटी बोलते हैं, एएसटी जिसको एसजीओटी बोलते हैं, ठीक है ना, एएलपी, ये असल में
मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जो एंजाइम लिवर के मुख्तलिफ डिफरेंट सेल्स रिलीज करते हैं। जैसे लिवर की जो हेपेटोसाइट अपनी सेल होती है वो ALT बनाती है, जो हमारी पित्त की सेल्स होती है यानी कि बाइल वाली सेल्स वो एक अलग एंजाइम बनाती है, ठीक है ना। वही उसी के हिसाब से इसका पैटर्न होता है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन टेस्ट की जो डॉक्टर साहब भी कर सकता है, इसको लिवर LFT को खुद से इंटरप्रेट ना करें, प्रॉपर है कि डॉक्टर साहब को दिखा के वो इंटरप्रिटेशन इसकी बेटर दे सकता है। हमारी जो OPD में मोस्ट कॉमन जो ALT रेज्ड होता है पेशेंट्स का, वो हमने देखा हमारी प्रैक्टिस में ज्यादा यही फैटी लिवर की वजह से होता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज फैटी लिवर। इसका प्रॉपर एक वर्कअप होता है कि हम देखें कि रीजन क्या है। अगर ऐसा तो नहीं है कि हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C जो बहुत कॉमन है, ठीक है ना, पहले अब तो थोड़ा कम, अब तो कम हो गया है, ठीक है, पहले बहुत कॉमन था, या कोई और रीजन, कोई ड्रग ऐसा तो नहीं है जो ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, या कोई ऐसी कंकॉमिटेंट ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है ना, जो चल रही हो और डायग्नोज नहीं हो रही हो, तो वैसा होता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स की जिसकी वजह से लिवर एंजाइम्स रेज्ड आते हैं, और इसका मेरा एक ही रहेगा कि आप डॉक्टर साहब को दिखा के इंटरप्रेट करा दें। सर आपने एक बात बोली हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस C की तो वैक्सीन भी नहीं है जी जी। तो इनमें से कौन सा ज्यादा सीरियस है? A, B, C, D, E तक मैंने पढ़े हेपेटाइटिस, तो इनमें सीरियस क्या है? अगर किसी कोई है ऐसा बंदा कि जिसको वैक्सीन मतलब वो भूल गया है एट द टाइम ऑफ जब हम करते हैं इम्यूनाइजेशन, तब भूल गया है, तो अब वो कर सकता है वो वैक्सीन, उसका वो जो हेपेटाइटिस है उससे बच सकता है? निशा भी काफी सारे क्वेश्चन आपने एक साथ जोड़े हैं, ठीक है ना। इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि हेपेटाइटिस ये जो 4 है A, B, C एंड E, D को रहने दो, D भी है, ठीक है ना, D का हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। जो A और E है, ठीक है, ये वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे गंदे पानी या उसमें इन्फेक्टेड मतलब वैसे फैल जाते हैं, ठीक है ना। और जो B और C है उनका ट्रांसमिशन पैरेंटेरल, मतलब उसका वो इंजेक्शन से फैलता है, अनसेफ सर्जिकल प्रैक्टिस से फैलता है, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस से फैलता है, ठीक है ना। सो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनसे ये B एंड C फैलता है, ठीक है ना। ये वैसे फैलता है जैसे HIV फैलता है, ठीक है ना, B एंड C। A और E कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है ना, ऐसे फैलता है, फीको ओरल रूट से फैलता है, ठीक है ना। और इसमें सबसे खतरनाक कौन है, ठीक है ना, ये तो हम बता नहीं सकते बिकॉज ये सारे खतरनाक ही होते हैं, ठीक है ना। बट इसमें यह है कि एक्यूटली प्रेजेंट कौन होता है, सडनली पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, कुछ दिनों की बीमारी थी, फीवर था, अब लिवर, आजकल मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, काफी सारे पेशेंट्स मेरी OPD में इस हफ्ते आए जो जिनका रिसेंटली फीवर हुआ, उसके बाद जॉन्डिस हो गया। तो इसका कॉमन रीजन हेपेटाइटिस A है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस A है। हेपेटाइटिस E भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन करता है, लेकिन आजकल हेपेटाइटिस E हम थोड़ा सा कम देख रहे हैं, ठीक है ना। और हेपेटाइटिस E के इंपॉर्टेंस ये है कि वो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, उनमें वो ज्यादा सीवियर इलनेस करता है, सीवियर लिवर डैमेज करता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस A और E जो होते हैं, इनकी अच्छी बात यह है कि लिमिट, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ठीक है ना। एक बार ये ट्रीट हो जाए, ठीक है ना, फिर इनका वो बॉडी एक इम्यूनिटी डेवलप करती है, फिर ये कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, ये इनका ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर, रिकवर कर लेते हैं। अच्छा सर, जो वैक्सीनेशन का है, इसमें वैक्सीन है, इसमें मैं ऐड कर दूं, हेपेटाइटिस B और C जो होता है, जो हमारी अनसेफ प्रैक्टिसेस से फैलता है, जो सर्जिकल प्रैक्टिसेस से फैलता है, ठीक है ना, वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस करता है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन। इसमें B एक्यूट भी कर सकता है, बट मोस्ट कॉमन हमने देखा है कि ज्यादा क्रॉनिक ही रहता है। और ये लिवर का, जैसे मैंने फैटी लिवर में बात की, ये सिरोसिस भी करते हैं, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। और हेपेटाइटिस B जो है वो बॉडी से कभी क्लियर नहीं हो पाता, और हेपेटाइटिस C में ये है कि हेपेटाइटिस C क्लियर होता है, बट उसकी वैक्सीनेशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हेपेटाइटिस C में अच्छी बात है कि इनकी मेडिकेशन काफी इफेक्टिव आई है, ठीक है ना। ऑल तो वैक्सीन डेवलप करना काफी डिफिकल्ट है हेपेटाइटिस C के लिए। रीजन ये है कि उसके कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना, टाइप्स भी कई सारे, एक एक टाइप के काफी सारे सब टाइप्स हैं, ठीक है ना, अराउंड 60 सब टाइप्स है उसके। तो इट्स वेरी टफ कि वैक्सीन अभी तक आया, बट उनकी मेडिकेशन काफी इफेक्टिव है, और हेपेटाइटिस C का इलाज अब अच्छा होता है। बट हेपेटाइटिस B एक चैलेंज है हमारे लिए, हेपेटाइटिस B इज ऑलवेज ए चैलेंज, क्योंकि हेपेटाइटिस B का जो
पैटर्न है डिजीज बनाने का वो काफी टफ है, जो मैं कॉमन नॉट फॉर कॉमन पॉपुलेशन के हम पूरा डिस्कस कर ले वो, बट इट्स वेरी स्मार्ट वायरस एक है हेपेटाइटिस बी, जो लिवर को डिफरेंट तरीके से इन्फेक्ट करता है और डिफरेंट तरीके से फैल जाता है। और वैक्सीनेशन जो हम इसकी करते हैं हेपेटाइटिस जो हम वैक्सीनेशन बिल्कुल प्रिवेंटिव है और बहुत इफेक्टिव है, अच्छी वैक्सीनेशन है और प्रिवेंशन भी अच्छा देता है। उसमें जो जनरल प्रोटोकॉल है हमारी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का, विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ हम बच्चे को देते हैं, फिर आफ्टर 2 months एंड 6 months वो 3 डोज होते हैं, और उसके बाद आप बूस्टर देना चाहें तो आप टाइटर करा सकते हो, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस टाइटर्स होते हैं, अगर वो टाइटर लेस देन 10 है तो बेटर है बूस्टर करा दो, बेटर है कि वो टाइटर्स मोर देन 100 रखो, वो आपकी इम्यूनिटी बेटर रखेगा। तो हेपेटाइटिस बी के लिए वो प्रोटोकॉल है। अगर मान लो किसी इंसान को बर्थ के टाइम नहीं मिले हैं वो, तो कभी भी वो स्टार्ट कर सकता है वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल। 0, 2 एंड 6 months पे लेना होता है, एंड ही कैन डू बूस्टर्स आपको एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी टाइटर पे डिसाइड करने पड़ेंगे। अच्छा सर, ये बताओ, जो लोग जिन्होंने किया हेपेटाइटिस ए बी का वैक्सीन किया है उन्होंने एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब आफ्टर 24 आवर्स किया है, क्या उन लोगों को जरूरी करना है जब वो एडल्ट एज में आते हैं, या फिर जिनको मिस हो गया है वो उनको तो करना ही करना है? इसका जैसे मैंने बता दिया कि आपको बूस्टर डिसाइड करने के लिए आपको एंटीबॉडी टाइटर लेना पड़ेगा, या कोई ऐसी कंडीशन इंसान को हो जिसके लिए हमें हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन करना है। जैसे कोई पेशेंट, अगर किसी को मेलिग्नेंसी ये हुआ डायग्नोज, अब उसको कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है या कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट देना है किसी भी कंडीशन के लिए, तो बेटर है कि आप पहले हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन करा दो। अदरवाइज अगर कोई भी लेटेंट वायरस अंदर होता है तो वो रीएक्टिवेट हो सकता है। और एक चीज सर कॉमन हो गई है, गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई, बहुत कॉमन हो गया गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, गॉल ब्लैडर ये पॉलिप्स भी अब बहुत कॉमन हो गया। रीजन क्या है इस चीज का? गॉल ब्लैडर का स्टोन एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसका बेसिक फंक्शन ये है कि वो हमारे बाइल को कंसंट्रेट करता है, इट कंसंट्रेट्स द बाइल। वो किस काम आता है? फॉर डाइजेशन ऑफ फैटी। जब आप फूड खाते हो तो पोस्ट मील जब हम खाना लेते हैं तो गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट होकर पूरा बाइल सीक्रेट करता है, हाँ, उसके बाद वो डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, फैटी फूड, फैटी डाइजेशन बेटर रहता है। अब गॉल ब्लैडर का जो बाइल होता है असल में, ठीक है ना, जो बाइल का बेसिक कंपोजिशन है उसमें एक कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है, ठीक है ना। अगर ये कोलेस्ट्रॉल एक क्वांटिटी से ज्यादा बाइल में रहे तो बाइल में प्रेसिपिटेट होके सैंडी पार्टिकल बना के फिर स्टोन बना देता है, ठीक है ना। तो असल में जो हमारे कॉमन स्टोन्स जो हमारे होते हैं अडल्ट्स में, वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स, ठीक है ना। कई सारे और रीजन है स्टोन्स के, वो हम डिस्कस कभी और करेंगे, लेकिन अभी यही है कि जो कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये स्टोन्स हो रहे हैं। और रीजन अगेन ओवरवेट होना, ठीक है ना, फीमेल्स में ज्यादा देखा गया है, ठीक है ना। कई सारी कंडीशंस है जिनमें गॉल ब्लैडर का चलना कम हो जाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन रीजन जो हमारे यहाँ है वो ये है फैटी होना, और फीमेल्स में ज्यादा देखा गया है और मिडिल एज में ज्यादा होता है। अच्छा सर, ये जो जीपी रिमूव करते हैं तो बाइल तो स्टोर करता है, फिर ये सेक्रेट कर देता है। अब जिसके पास गॉल ब्लैडर है ही नहीं, वो उसको मतलब उसकी हेल्थ को क्या हो जाता है, क्या फिर ये कोई इफेक्ट करता है? अब अगर किसी ने रिमूव कर भी दिया है उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या करेगा? गॉल ब्लैडर का असल में फंक्शन एक हेल्दी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी नहीं है। एक हेल्दी डाइजेशन इट कैन हैपन विदाउट गॉल ब्लैडर, बट इसमें एक चीज है, गॉल ब्लैडर हैज गॉट सम बेनिफिट्स। उसमें यह है कि गॉल बाइल का कंसंट्रेट करना काम था इसका। अब गॉल ब्लैडर निकल गया, फॉर सम टाइम बॉडी में थोड़ा सा वो फैटी मील्स का डाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और कई सारे पेशेंट्स को ना पोस्ट कॉलिसिस्टेमी सिंड्रोम एक तरह की प्रॉब्लम है, जो पोस्ट सर्जरी, हाँ, कई सारी चीजें होती है उसमें, पेन है, इंडाइजेशन, कई सारी चीजें हो जाती है पेशेंट्स को, जो देखा गया है। जो सर्जरी फॉलो अप पे होते हैं पेशेंट्स सर्जन्स के पास, उनके पास वो कंप्लेंट्स लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स पेशेंट्स करते हैं कंप्लेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया है, और वो बोल रहे हैं कि हम जब भी खाते हैं हम डायरिया हो जाते हैं। ये कोई रीजन हो सकता है? ऐसा हो सकता है, बट ये ट्रांजिएंट हो सकता है। मतलब अगर गॉल ब्लैडर ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए तो मे बी फॉर सम टाइम फैटी मील लेगा कोई, उसको इंडाइजेशन फील होगा, ही विल
फील कि लूज मोशन हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये चीज थोड़ी देर के बाद सेटल होनी चाहिए, बिकॉज बॉडी कंपनसेट कर लेती है चीजों के लिए, ठीक है ना, वंस देयर इज नॉट गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो वैसे भी एक कॉमन प्रैक्टिस है सर्जिकल प्रैक्टिस में, ये सर्जन्स हमारे कलीग्स जो है वो थोड़ा सा फैट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं सर्जरी के बाद से। सो ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन नहीं है, गॉल ब्लैडर के बाद से जो पेन होना, जो गॉल ब्लैडर की वजह से प्रॉब्लम थी, वो कम हो जाती है। सर ये तो हमने बात की कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, और जो आफ्टर सर्जरी जो हो जाता है वो क्या होता है, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं गॉल ब्लैडर के। लेकिन जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में कैलकुलस अभी नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए प्रिकॉशंस क्या रहेंगे? वेरी गुड, उनके लिए प्रिकॉशंस वही रहेंगी, ठीक है। एक अपने वेट को कंट्रोल करें, अपने डाइट में फैट थोड़ा सा ये करें ताकि वेट ज्यादा ना हो। अदरवाइज एक चीज मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज नहीं है जो हम लेते हैं, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल एक प्रोडक्ट है जो हमारी लिवर में सिंथेसाइज होता है, जो हमारी लिवर में बनता है, ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल का जो बनना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे सेल का मेम्ब्रेन बनता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे हार्मोन्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा विटामिन डी बनता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बाइल बनता है, बाइल का कंपोनेंट होता है। अगर वो उसमें ज्यादा बने, ठीक है ना, तो वो देखा गया है कि उससे स्टोन्स बनते हैं, ठीक है ना। सो इसमें एक पॉइंट में ऐड करूं, हमारा जियोग्राफिक रीजन जो है, नॉर्थ इंडिया में भी देखा गया है कि गैंगेटिक बेल्ट एक है, ठीक है, जहां से गंगा बहती है, ठीक है। सो उनमें ज्यादा ये गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड गॉल ब्लैडर कैंसर्स देखे गए हैं, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन। सर और एक चीज कॉमन हो गई है, अल्सरेशन। एक तो लोगों को कंफ्यूजन है ये अल्सरेशन होता क्या है, और दूसरा जिन लोगों के अल्सरेशन होता है उनमें क्या चीज होती है, जब भी वो वॉशरूम जाते हैं ब्लड स्टूल यानी कि स्टूल के साथ खून आ जाता है, और फिर वही लोग कंप्लेन करते हैं अब तो हमारा एचबी भी कम हो गया है। क्या ये सारी चीजें मिलके ये रीजन हो सकती है, ओनली अल्सर की वजह से सारी चीजें होती हैं, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है? बिल्कुल, अल्सर असल में होता है क्या है, जो हमारी अंदरूनी लाइनिंग होती है स्टोमक की, या किसी भी जीआई ट्रैक्ट में कहीं पे भी, अगर उस लाइनिंग में, म्यूकस अंदर उस लाइनिंग में, उसका लाइनिंग में कहीं पे भी ब्रेक आ जाए, ठीक है ना, और घाव बने, ठीक है ना, उसको अल्सर बोलते हैं, ठीक है ना। वो नीचे अगर उसकी कहीं ब्लड वेसल होगी तो ब्लड वेसल वो ब्लीड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉमन हमने देखे हैं स्टोमक में अल्सर्स होते हैं, हमारी ड्यूडेनम में काफी अल्सर्स हमने देखे हुए हैं जो ब्लीड करते हैं, ठीक है ना। लार्ज बाउल यानी कि बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जिनसे अल्सर्स होते हैं और अल्सर ब्लीड करते हैं, ठीक है। अब अल्सर के कारण ब्लीड हो जाना, ठीक है ना, ये हर बार इमरजेंसी होती है, ठीक है ना, और इससे हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि अल्सर होता है अंदर, पेशेंट ब्लीड भी करता है, ब्लीड स्लोली करता है, उसको पता भी नहीं लगता, वो ब्लैक स्टूल्स पास कर रहा होता है, नोटिस भी नहीं करते, और सडनली उनको लो हीमोग्लोबिन करके हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसकी वजह से बिल्कुल एनीमिया हो सकता है, और इसको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है, रीजन देखना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अल्सर्स स्टोमक में हो, जिसके कई सारे रीजन, जैसे एच पाइलोरी अल्सर कर सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो मैंने बता दिया, जो पेन किलर्स होते हैं वो अल्सर कर सकते हैं। आईसीयू पेशेंट्स या क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो होते हैं उनमें स्ट्रेस अल्सर हो जाता है, उनसे होता है। ड्यूडेनम में भी सेम एच पाइलोरी या जो एसिडिटी के कारण अल्सर्स हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेन किलर से अल्सर होते हैं, इन्फेक्शन से अल्सर्स होते हैं, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, जैसे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर होते हैं, बड़ी आंत में अल्सर्स होते हैं। So ulcer can be the reason of the अल्सर डेफिनेटली कैन बी ए रीजन, बिल्कुल रीजन हो सकता है ब्लीडिंग का, और एनीमिया का भी। और एनीमिया की प्रेजेंटेशन जो होती है वो थकावट होना, बिल्कुल थक जाना जल्दी, ठीक है, और आप टेस्ट करोगे आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम होगा, या आप स्टूल में देखोगे स्टूल का कलर ब्लैक होता है उनका, ठीक है। और जरूरी नहीं ब्लैक हो, कभी कभार एक कंडीशन होती है उसको ओकल्ट ब्लीड बोलते हैं, ठीक है ना। पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है कि जो जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा ब्लड लॉस हो रहा होता है, जो वो नोटिस नहीं करते, जो हमारी माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ठीक है। जो एनीमिया के इवैल्यूएशन में हमारा एक टेस्ट होता है कि हम स्टूल्स में वो टेस्ट करा के देख लेते हैं कि ओकल्ट ब्लीड तो नहीं है, जो ब्लीड आंखों से नहीं दिख रहा है, फिर उसमें इवैल्यूएशन करनी होती है, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करनी होती है, ये देखने के लिए कि सोर्स कहाँ से है, कोई ऐसा कॉज तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं।
सर एक चीज आपने बताई जो मुझे लगता है कॉमन लोगों को नहीं समझ आएगी, व्हाट इज स्ट्रेस, जो अल्सर आपने बोला ना, ये क्या होता स्ट्रेस अल्सर बॉडी में कोई भी स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, जैसे आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट होना, ठीक है ना, उन पेशेंट्स को देखा गया है कि अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा आईसीयू पेशेंट्स को हम प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन के लिए पीपीआईज पेंटाप्रोजोल या कुछ भी वैसा देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो स्ट्रेस अल्सरेशन ना बने। अच्छा, मेंटल हालत ये हो जाता है बिकॉज ऑफ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वो वाला स्ट्रेस नहीं, इट्स एक्चुअली स्ट्रेस ऑन द बॉडी, ठीक है ना, जिसकी वजह से अल्सरेशन हो सकता है। और ब्लैक स्टूल और असल में इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है ना, जो होता है, जो स्ट्रेस में भी हो जाता है, जिसमें एड्रेनलिन का रश ज्यादा होना, ठीक है ना, उसमें देखा गया है कि स्टोमक में एसिडिटी ज्यादा होती है, स्टोमक में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है ना। सर ब्लैक स्टूल और ब्लैक मोशन सेम चीज है? ब्लैक स्टूल्स एंड ब्लैक मोशन टिपिकली अगर मैं बता दूं, वो ये होता है कि ब्लैक टायर, यानी कि एक बार में ब्लैक स्टूल्स बहुत हो जाना, ठीक है ना, लूज हो जाना, उसको हम ब्लैक मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। और ब्लैक स्टूल्स हर बार ब्लैक मोशन नहीं होता, ठीक है ना। ब्लैक स्टूल्स कभी कभार ऐसे भी हो सकते हैं, हमने कुछ ऐसा खाया कि जिसकी वजह से ब्लैक हो गया, हमने आयरन के सप्लीमेंट्स खाए जिसकी वजह से ब्लैक हो गया, लेकिन वो लूज नहीं होता, ठीक है ना, वो यूजुअली नॉर्मल स्टूल्स। सर और एक चीज कॉमन हो गई है आईबीएस, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका तो नाम ही है, इरिटेट करता है बंदे को, बाउल सिंड्रोम है, कॉन्स्टिपेशन रहता है लोगों को अब जो ये एब्डोमिनल पेन ज्यादा रहता है, तो इसके रीजन क्या है और इसको हम प्रिकॉशनरी कैसे हम इसको ट्रीट करें? जी जी जी, आईबीएस काफी कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होती है आजकल। आईबीएस में मैं ये बता दूं कि आईबीएस हम पहले नहीं सोचते एज अ डॉक्टर, ठीक है ना। कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो होती है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है फंक्शनल, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मींस कि ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे अल्सर है, जैसे कोई मेलिग्नेंसी है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना, वो होता है ऑर्गेनिक डिजीज, ठीक है ना, डिजीज होना सच में। दूसरा था फंक्शनल, कि नॉर्मल फंक्शन बट स्टिल देयर इज सिम्टम है, ठीक है ना। फंक्शनल डिसऑर्डर मींस के नॉर्मल फंक्शनिंग में ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे मान लो जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, ये एक्चुअल डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, ठीक है ना, कि हमने बाकी डायग्नोसिस को रूल आउट किया, हमने अल्सर को रूल आउट किया, हमने मेलिग्नेंसी को रूल आउट किया, हमने इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर को रूल आउट किया, इन्फेक्शन को रूल आउट किया। हम अब लास्ट में मानते हैं कि ये एक क्राइटेरिया है, रोम क्राइटेरिया, अब ये पेशेंट इसमें फिट हो रहा है, ठीक है ना, और इसको हम आईबीएस बोलते हैं। मतलब सारी चीजें हमने देख ली, कुछ नहीं है, लेकिन सिम्टम है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सिम्टम होता है, पेशेंट झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना, सिम्टम होता है, ठीक है ना। सो दिस इज आईबीएस। आईबीएस के टाइप्स होते हैं, कुछ लोगों को डायरिया प्रिडोमिनेंट होता है, ठीक है ना, जिनको ज्यादा लूज मोशंस हो, ठीक है ना, और पेन होता है, पेन इज द फीचर। और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ लोगों को मिक्स्ड होता है, बीच में कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिव में डायरिया, वैसे होता है। इस पे कई सारी स्टडीज हुई है टू अंडरस्टैंड ये होता क्यों है। इसमें एक रोल है जो रिसेंटली काफी जो फेमस है हमारी गैस्ट्रोफेटर्निटी में, वो है एक रोल ऑफ ब्रेन गट एक्सीज, ठीक है, गट ब्रेन एक्सीज और ब्रेन गट एक्सीज, ठीक है। असल में हमारे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और हमारे दिमाग के बीच में काफी काफी कम्युनिकेशन होता रहता है, ठीक है ना। कोई भी डिस्टरबेंस कहीं पे भी गट को इरिटेट मिसकम्युनिकेशन, हाँ, तो इसका रोल आया है। हाँ, उसमें अब प्रिडोमिनेटली अगर गट के सिम्टम ज्यादा है तो हम ट्रीटमेंट वैसे देते हैं, अगर ब्रेन वाले नर्व वाले सिम्टम ज्यादा है तो हम ट्रीटमेंट वैसे करते हैं। सो इट्स अ ब्रॉड डायग्नोसिस एक्चुअली। आईबीएस का मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए ये बता दूं, डॉक्टर साहब के पास जाओ, पहले ऑर्गेनिक चीजों को रूल आउट करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर फिर आईबीएस डायग्नोस हो गया, ठीक है ना, देन आपके डॉक्टर साहब आपको दे विल ट्राई डिफरेंट मेडिकेशंस के आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करें, और आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हमने देखा हुआ है काफी सारे इफेक्टिव होते हैं आईबीएस को ट्रीट करने। अच्छा सर, जो आपने बोला है कि ब्रेन का मिसकम्युनिकेशन होता है, आम जो लड़का होता है, फिर आम जो पेशेंट होता है, उसको कहाँ पता चलेगा कि क्या चीज है? वो इस चीज को कैसे इम्प्रूव करेगा कि मेरा ब्रेन जो है? वो असल में क्या होता है, वी एसेस इट, ठीक है ना। हम पेशेंट को हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करके ये एसेस कर लेते हैं कि इनका प्रिडोमिनेटली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे
किसी को स्ट्रेस है ज्यादा, ठीक है ना, स्ट्रेस की वजह से उसके सिम्टम्स प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है ना, तो हम उसके स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, ठीक है ना, वो वैसा है, ठीक है ना। So IBS अगर will वैसे be treated automatically. तो ऑटोमेटिकली ट्रीट, वैसी चीजें हैं, ठीक है ना, इट्स नॉट 100% व्हाट आई एम सेइंग, बट ऐसी चीजें हैं ये, ठीक है। सो सर प्रिकॉशन क्या रहेंगे इसमें, अगर जनरल प्रिकॉशन रहेंगे, मेडिकेशन तो ले रहा है तो? जी आईबीएस में मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील ना करें, ठीक है ना, अपने प्रोफेशन में एंजॉय योर वट एवर लाइफ वो कर लो, हाँ, यू आर डूइंग, वो आप एंजॉय करो, एक नॉर्मल फीडिंग पैटर्न रखो अपना, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस, हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना, और बाकी डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन लेते रहो, ठीक है ना, एंड देयर विल बी सम मिक्स एंड मैच ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकेशंस एंड सम साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग एंड ऑल, जिसमें देखा गया, और आजकल रोल आया है सम बिहेवियरल थेरेपीज का, जो हमने देखा हो, जो आईबीएस में काफी इफेक्टिव होता है। बट आईबीएस इज वन थिंग, आईबीएस सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता, आईबीएस एक बॉदरसम प्रॉब्लम होता है, ये पेशेंट को बहुत तंग करता है, ठीक है ना, इरिटेट करता है। आई होप कि हमने सारे क्वेश्चंस जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया में आते हैं वो हमने सारे कवर किए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने कोई ऐसा क्वेश्चन मिस किया है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हम उस पर आगे भी काम कर सकते हैं। सर लास्ट में हम जानना चाहते हैं कि ये जो जीआई ट्रैक है इसकी हालत कैसे इंप्रूव करें, जो जनरल पब्लिक है? हाँ, जनरल पब्लिक के लिए मेरा एक खास एडवाइस ये रहेगा, ईट हेल्दी फूड, अवॉइड वेट गेन, नॉर्मल डेली एक्सरसाइज किया करो, ठीक है ना, एक्टिव रखो अपने आप को, डोंट फील स्ट्रेस्ड, एंजॉय योर वर्क, अपना जहाँ पे भी काम कर रहे हो अपने काम को एंजॉय करो, बहुत ज्यादा अपने दिमाग को अपने गट में मत रखो, ठीक है ना, अपने गट से बाहर आओ, ठीक है, ईट फ्रेश फ्रूट्स, ईट वेजिटेबल्स, ईट वट एवर इज हेल्दी अराउंड यू, जो भी आपके अराउंड है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने हैं, बहुत ज्यादा ओवर फ्राइड जो होते हैं फूड्स वो नहीं खाने हैं, और अपने आप को जो भी कंटेमिनेटेड चीजें हैं उनसे दूर रखना है, और सेफ प्रिकॉशंस, सेफ प्रैक्टिसेस, सेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, और सेफ जो हमारी डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस होती हैं वो कर लो, एंड यू विल बी हेल्दी ऑलवेज। सर थैंक यू वेरी मच कि आप इस प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, और लोगों को इससे बेनिफिट होता है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।